नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं आज के जनसत्ता पेपर की। जनसत्ता पेपर जो है, आज कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। आज है दिनांक 14 सितंबर। देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी को लेकर एक खबर आई है। उनको जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि भैया, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो प्रत्येक नागरिक का है ना। और स्वतंत्रता से वंचित लंबे समय तक करना, ये स्वतंत्रता के विरुद्ध है ना। किसी भी व्यक्ति को आप लंबे समय तक बिना आरोपों को साबित किए हुए जेल में रखना, उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित करने के समान है ना। इस तरीके की तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अगर बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो मूल अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 से 22 तक है, वो हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में सूचित करते हैं, है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि मूल अधिकार के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार से क्वेश्चंस बनने के चांसेस अधिक होते हैं, तो आप मूल अधिकार को ठीक तरीके से जाने, है ना। मूल अधिकार को बार बार पढ़ते रहें। मूल अधिकार हुए, नीति निर्देशक तत्व हुए, हमारे मौलिक कर्तव्य हुए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आने वाले पेपर में हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही लेंगे, किंतु फिर भी आप मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से मेंस में और प्री के लेवल पे वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सीबीआई जो है, उसको पिंजरे का तोता फिर से संज्ञा दी गई है ना। मतलब 11 साल बाद फिर सीबीआई को जो है वो पिंजरे में बंद तोते के समान कहा है ना। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। तो पिंजरे में बंद तोता क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सीबीआई है, वो कहीं ना कहीं केंद्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था के रूप में ऐसी संभावनाएं जताई जाती है कि ये केंद्र के अधीन कार्य करती है। हम यहाँ समझने वाली बात है कि जो सीबीआई है, सीबीआई का गठन कब हुआ? तो सीबीआई की अगर हम बात करें तो 1963 में सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 का है, उसके अंतर्गत अपनी जो जितने भी कार्य करती है, वो शक्ति जो है वो उस एक्ट से लेती है। बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई जो है वो भ्रष्टाचार से संबंधित जो समिति गठित हुई थी, संतानम समिति, उसकी रिकमेंडेशन पे सीबीआई का गठन हुआ। सीबीआई जो है वो भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उन्हें देखती है। जो नोट, हमारे जो नोट, नकली नोट जो होते हैं, नकली नोट पर कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सके, उस पर सीबीआई, कई मामले जो राज्यों के होते हैं उस पर सीबीआई जांच की मांग की जाती है। तो कई सारे कार्य ऐसे हैं जो सीबीआई के अंतर्गत किए जाते हैं। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेटिव एक खबर है। आपको पता होगा कि अभी हाल के वर्षों में या हाल के कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। अब आतंकवादी घटनाएं बढ़ने से जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ का जो माहौल है, जो पर्यटन एक क्षेत्र के रूप में अब और अधिक विकसित होने वाला है। वहाँ पर अगर फिर से आतंकवादी गतिविधियाँ अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है कि पर्यटन गतिविधियों पे फिर से बट्टा लग जाए। तो आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, इसके लिए वहाँ हमारी केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें, अभी राज्य में सरकार, तो अभी चुनाव होने हैं वहाँ पे, तो जो केंद्र की सरकार है प्लस हमारी जो आर्मी है, वो काफ़ी प्रयास कर रही है ना। तो ये खबर निकल के आई है। आगे हम चलते हैं, सिख विरोधी दंगे से एक खबर निकल के आई है। आपको पता होगा कि 1984 में जो 1984 में आपको हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा है अमृतसर में, वहाँ पर 1984 में ब्लू स्टार करके या ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आपको ये आइडिया होगा।
उसके बाद में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए, उसमें कई सिख भाइयों की जान गई, है ना। तो उसमें काफ़ी लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है, उस पर अभी जगदीश टाइटलर करके एक व्यक्ति को हत्या का उस पर मुकदमा चलाने की बात की गई है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो चीन से जो चीन के विदेश मंत्रालय है, उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो गलवान घाटी है, उसमें भारत से कहा है कि भैया जो 4 स्थान है वहाँ से आपकी सेना को पीछे हटाने की उन्होंने बात कही है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गलवान घाटी है, गलवान वैली है, वो कहाँ रिलाई करती है। तो आप जब भारत का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं थोड़ा सा मैप ठीक तरीके से बन नहीं पा रहा, हाँ ठीक है, मान लेते हैं ये। तो ये वाला जो रीजन है, ये अक्साई चीन का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आता है, और ये हमारा लद्दाख, और ये इधर जम्मू कश्मीर। तो ये जो लद्दाख है और ये अक्साई चीन का जो हिस्सा है, एलएसी, यहाँ पे गलवान वैली है। अब यहाँ पे जो गलवान वैली है, ये एक, अगर बात करें भारत के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके हमारे लिए। तो ये जो गलवान वैली है, यहाँ पे आपको पता होगा 2020 में भी काफ़ी विवाद हुए हैं, है ना। काफ़ी हिंसक झड़पें हुई हैं। इन हिंसक झड़पों में काफ़ी आर्मी के सोल्जर्स की जानें भी गई हैं। तो ये जो गलवान घाटी है, अब ये गलवान घाटी कैसे बनी? तो यहाँ पे आपको पता होगा गलवान नदी निकलती है, जो जिसका अगर स्रोत की अगर हम बात करें तो उसका स्रोत है जो अक्साई चीन, भारत मतलब जो चाइना का हिस्सा है उसमें से यह नदी निकलती है, और जो भारत की सियोक नदी है उसमें जाकर मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो गलवान वैली है, ये एक स्ट्रेटेजिक हमारे लिए महत्व की है। तो यहाँ पे जो चाइना है, वो बताता है कि भैया जो ये गलवान वैली है वो हमारे अक्साई चीन जो हम बोलते हैं, या एलएसी जो है उसका हिस्सा है ना। तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि जो ये गलवान वैली है वो रिलाई कहाँ पे करती है, कहाँ पर गलवान वैली है ना। इसका आप जो लोकेशन है वो याद रखिएगा। लद्दाख के अगर बात करें तो पूर्वी हिस्से में है, मतलब इसके पश्चिमी हिस्से में लद्दाख है। सामने की तरफ अगर बात करें तो इसी जो चाइना का जो कब्जा हुआ जो हिस्सा है, वहाँ पे उसने झिंजियांग तिब्बत मार्ग का निर्माण किया गया है, तो आपको ये भी आइडिया हो। आगे हम बात करते हैं, इसी में ब्रिक्स की बात की गई है, तो ब्रिक्स को भी हम समझ लेते हैं, पहले भी हमने समझा है। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स जो है वो 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो थे या है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने ब्रिक, उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो है उनके लिए ब्रिक नाम दिया। ब्राज़ील, रशिया, चाइना और भारत। बाद में 2009 के आसपास, 2010 में या 2009 में ब्राज़ील को भी इसमें शामिल कर लिया, और वह यहाँ दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया, और इसे ब्रिक्स नाम दिया गया, है ना। तो आप ये याद रखिएगा। ब्रिक्स जो है उसकी अगर हम बात करें तो वैश्विक जीडीपी का लगभग यहाँ 24% के आसपास अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वैश्विक जो जनसंख्या है उसका 41% जो ब्रिक्स है वो कंट्रीब्यूट करता है ना। तो ये आप याद रखिएगा। वैश्विक व्यापार की अगर बात की जाए तो लगभग 14 से 15% ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करता है ना। तो ये आपके मेंस की आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होगा। आगे हम चलते हैं। आपको पता होगा महू में एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। महू में जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी जो वो जाम गेट, आपने नाम सुना होगा, विंध्याचल पर्वतमाला में जो जाम गेट है वहाँ पे ये लोग जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कुछ लोगों ने जो महिला साथी इनकी थी उसके साथ बलात्कार किया, है ना। तो ये जो घटना है ये काफ़ी झकझोर देने वाली घटना है। हम बात करते हैं जाम गेट की। जाम गेट जो है वो आपको पता होगा कि खरगोन इंदौर मार्ग पर जाम गेट स्थित है। जाम गेट जो है अगर उसकी बात की जाए तो ये जब
अहिल्याबाई होलकर महारानी जो थी, ये महेश्वर से जब इंदौर के लिए आती थी तो बीच में जाम गेट जो है, मतलब वो एक काफ़ी बेहतरीन लोकेशन पर स्थित था। तो वहाँ पर जाम गेट का निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया। और जो जाम गेट है वो लगभग 1791 के आसपास की ये बात कही जाती है कि उस समय जाम गेट का निर्माण किया गया। तो आप ये याद रखिएगा, है ना। महू काफ़ी पर्यटक स्थल है। हमने महू के बारे में शॉर्ट्स के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। महू जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है ना। तो ये आप याद रखिएगा। जाना पाव की हमने चर्चा की है। जाना पाव भी पास में ही पड़ता है, काफ़ी बेहतरीन पर्यटक स्थल है जहाँ पर परशुराम जी की मतलब परशुराम जी का का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। चंबल नदी वहीं से निकली है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर से एक खबर है। पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो श्री विजयपुरम कर दिया गया है ना। तो श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा। केंद्र सरकार ने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो हम अंग्रेजों की मानसिकता से ग्रसित एक शब्द जो है उसे अभी तक ढोते आए हैं। तो पोर्ट ब्लेयर को क्यों ना बदला जाए और विजयपुरम नाम इसको दे दिया जाए। विजयपुरम जो है वो चोल काल से हम इसे संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि चोल काल में जो विजयपुरम है, या बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर चोल साम्राज्य ने अपनी काफ़ी अगर एक सैन्य छावनी के रूप में इसे बदला था। इस तरीके से विजयपुरम इसका नाम दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है, ये आपको पता हो। दक्षिणी जो अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार में, अगर बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी आज के पेपर की महत्वपूर्ण खबरें हैं देख लेते हैं, जो हमारे लिए करंट अफेयर बन सकती है। हम करंट को बेग जो उसका मतलब अगर जो आधारित हिस्सा है, मतलब हम कहें कि जो पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि करंट से क्वेश्चंस पीछे से पूछे जाते हैं। पीछे से कैसे? करंट को लेकर जो घटना घटित होती है उसको रिलेट करके वो बेसिक से क्वेश्चन उठाता है। तो हम उसी तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बात करें सीताराम येचुरी जी की, तो उनका पार्थिव शरीर जेएनयू लाया गया। देखो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अगर वर्ल्ड क्लास की एक यूनिवर्सिटी हम जेएनयू को मान सकते हैं। जेएनयू की अगर बात की जाए तो जो सीताराम येचुरी जी हैं, ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो जेएनयू में है उसके लगभग 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। तो सीताराम येचुरी जी का अभी देहांत हुआ है, तो उनके पार्थिव शरीर को जेएनयू लाया गया था, है ना। तो सीताराम येचुरी जी जो है वो माकपा से मार्क्सवादी नेता हैं, आप ये याद रखिएगा, है ना। तो थोड़ी सी आपको ये जानकारी मैं दे दूं। आगे हम चलते हैं। मणिपुर हिंसा के बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। अब हम ज़्यादा डिस्कस मणिपुर हिंसा पर नहीं करेंगे, क्योंकि मणिपुर हिंसा के बारे में हमने पहले ही काफ़ी डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा हम बता देंगे कि ये जो 3 समुदाय के मध्य का एक विवाद है, जिसमें मैतेई समुदाय को मिला हुआ एसटी का जो दर्जा है उसके बिहाव पे, या कहें कि जो मैतेई समुदाय को एसटी का अगर दर्जा मिल जाता है तो नागा और कुकी जो आपका पहाड़ी हिल्स पे जो लोग हैं या जो समुदाय हैं, उनके आरक्षण में या उनकी ज़मीनों में कहीं ना कहीं बंटवारा इससे होने की आशंका उन लोगों को है। इस वजह से मणिपुर में हिंसा घटित हो रही है। काफ़ी 1-2 साल से ये घटनाएं चल रही हैं, है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने पोर्ट ब्लेयर को पहले ही चर्चा में शामिल कर लिया है, उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है करंट के लिए, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ पे 3 द्वीपों का नाम सरकार ने पहले ही बदल दिया है। अब 3 द्वीप कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अगर बात करें हैवलॉक द्वीप की, हैवलॉक द्वीप का नाम पहले ही स्वराज द्वीप कर दिया गया था। नील द्वीप की बात करें तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप
रख दिया था। जबकि रॉस द्वीप की अगर बात की जाए तो इसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रख दिया था। हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की या पोर्ट ब्लेयर की, तो 1943 के आसपास जब जापान का यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ तो जापान ने इस पर कवर कर लिया पूरा एरिया, है ना। तो 1943 में सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो वाला हिस्सा है, पोर्ट ब्लेयर वाला हिस्सा, ये जापान के कब्जे में था, बाद में सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। तो अगर बात की जाए सबसे पहले पहले स्वतंत्र कौन सा, तो पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत अ, इसे स्वतंत्रता या स्वाधीनता की बात करें तो सबसे पहले ये स्वतंत्र हुआ था, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर का यूज जो अंग्रेज है वो किस तरीके से करते थे, तो ये किसी को अगर सजा देनी हो, है ना, तो उस सजा के रूप में पोर्ट ब्लेयर का काला पानी की सजा, जिससे नाम हम दे देते हैं, उस तरीके से पोर्ट ब्लेयर भेजा जाता था, है ना। सेलुलर जेल में लोगों को रखा जाता था। कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें सेलुलर जेल में रखा गया। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ का गठन हमने पहले भी समझा है, 1958 में किया गया। ये डिफेंस से संबंधित विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का निर्माण करती है। अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का इसने अग्नि, पृथ्वी जैसी जो मिसाइलें हैं उनका इसने निर्माण किया है ना। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार हमने चर्चा में पहले ही शामिल कर लिया है। आगे हम चलते हैं तो हिंदी के पक्ष रखने वाले वादी को जज ने कहा कि भैया अदालत की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। अब हिंदी में कैसे पक्ष नहीं रख सकते हैं, इसका क्या कारण है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में पक्ष नहीं रखा जाता है। कारण क्या है कि जो आर्टिकल 348 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उसमें जो सभी कार्रवाई जो होगी वो अंग्रेजी में होगी, है ना। अंग्रेजी में होगी कब तक, जब तक संसद है, अगर संसद चाहे तब तक। अगर संसद अगर कोई कानून ऐसा पारित कर देती है कि हिंदी में भी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो हिंदी में भी हो जाए, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है, किंतु अन्यथा ऐसा प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 348 बताता है। तो आप 348 को याद रखिएगा क्योंकि करंट से रिलेटिव ये खबर है। और 348 क्योंकि काफ़ी बार हमारे जो पीटी और मेंस के लेवल पे 348 का मतलब अगर हम बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेंशंस है, तो जब मेंशन है तो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे काफ़ी फोकस रखना चाहिए। और वहाँ पे अगर कोई खबर करंट में है तो उसे हमें पकड़ना चाहिए, मतलब उसे हमें याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आर्टिकल 348 को आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 348 जो है वो भाषा से संबंधित है। अंग्रेजी में पूरी कार्रवाई होगी जब तक संसद, अन्यथा प्रदान नहीं की जाएगी जब तक संसद ना चाहे, जब तक, है ना। तो संसद के द्वारा अगर कोई कानून बन जाता है तो फिर हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी जो कार्रवाई है वो हो सकती है। तो 348 का आप ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं देख लेते हैं। आज के लिए जो जितनी भी खबरें हैं हम डिस्कस कर ही रहे हैं। सीमा शुल्क की बात की गई है इकोनॉमी के लेवल से या इकॉनमी के लेवल से। तो सीमा शुल्क क्या होता है? कस्टम ड्यूटी की अगर बात की जाए तो कस्टम ड्यूटी एक ऐसा कर होता है जो, देखो, इस तरीके से लगाया जाता है कि अगर कोई वस्तु है, मान लो कि भारत की कोई ऐसी वस्तु है जिसे हमें संरक्षित करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, हमारे किसानों के हित में डिसीजन लेना है, तो क्या करते हैं, उस वस्तु पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाता है ना। ताकि क्या होगा, सीमा शुल्क बढ़ाने से उसका जो आयात है वो कम हो जाएगा, जिससे कीमतों को भी निर्धारण करने में आसानी होती है ना। तो अभी क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने जो खाने के तेल पर है इस पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। इससे क्या हो सकता है? इससे एक तो ये हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि जब हम कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे तो कस्टम ड्यूटी बढ़ने से जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। जब सामान महंगा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ महंगाई हो जाएगी। महंगाई होगी तो उसका प्रभाव आम व्यक्ति की लाइफ पर पड़ता है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये खबर जो है वो हमारे फॉरेन रिजर्व से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है।
अभी अगर बात की जाए विदेशी मुद्रा भंडार की तो लगभग 689.24 अरब डॉलर का नया उच्च स्तर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया है। अब विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात की जाए तो ये होता क्या है? अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात की जाए तो ये विदेशी से संबंधित मतलब विदेश की जो मुद्रा है उसके भंडार से संबंधित एक कोष है। इसमें कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं? अगर एक मुद्रा की बात इसमें करूं तो प्राथमिक तौर पर हम डॉलर को इसमें प्रमुखता देते हैं। डॉलर के बाद में येन भी होता है, रेनमिन होता है, क्या बोलते हैं आपका पाउंड होता है। ये सब विदेशी मुद्रा भंडार में होता है। सोना भी इसमें रखा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात की जाए तो भारत में इसको नियंत्रित करने का कार्य, इसे कैसे मतलब पूरा प्रिजर्व करने की अगर बात की जाए, संरक्षित करने की बात की जाए, है ना, नियमन करने की बात की जाए तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको ये पता हो, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूरो, पाउंड, येन जैसी गैर अमेरिकन मुद्रा भी इसमें प्रभाव डालती है ना, इसके घटने बढ़ने पर। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। सेबी की हमने बात पहले भी कर ली है। सेबी का पुनः मैं बता देता हूँ कि जो सेबी है वो पूंजी बाजार नियामक को देखती है या नियम की एक संस्था है ना। सेबी जो है इसका गठन एक केंद्र सरकार के प्रस्ताव के आधार पर 1988 में हुआ। सेबी एक्ट 1991 के तहत इसे क्या किया गया? इसे अधिनियमित किया गया, है ना। इसे अर्ध न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई। सेबी की अगर वर्तमान अध्यक्षता की बात की जाए तो माधवीपुरी बुच को अ, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवीपुरी बुच। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हमारे पीटी के लेवल पे आ सकता है, वन डे एग्जाम में भी इसे पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए, यहाँ ये खबर निकल के आई है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो शक्तिकांत दास जी हैं, मतलब जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, हमारे आरबीआई के गवर्नर जो हैं, उन्होंने कहा है कि भैया दुनिया में जो वैश्विक कर्ज जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है ना। सिंगापुर में जो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 जो हो रहा है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं उन्होंने कहा है कि भैया जो वैश्विक स्तर पर जो उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में जो ये कर्ज बढ़ रहा है वो एक चिंता की बात है। तो कैसे इसे इससे निपटा जाए उस पर उन्होंने बात की है। आगे हम चलते हैं। तो लगातार बारिश की जो आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय से काफ़ी बरसात हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है। इस बारिश को लेकर जो हमारी ये आपको पता होगा कि ये खरीफ का सीज़न चल रहा है। देखो सीजन से भी क्वेश्चंस आते हैं, खरीफ की फसलों से आते हैं। खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं, रबी की कौन कौन सी फसलें हैं, कौन सा मौसम खरीफ का होता है, कौन सा रबी का होता है, जायद क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है। साथ में ये भी पूछा जाता है, आपको आइडिया होगा कि उनाला किसे कहते हैं। एमपीपीएससी के स्तर पर उनाला, स्याला, है ना, ये क्या होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप इनका ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी जो उपस्थिति है भारत में वो जून से सितंबर तक होती है। पर अभी देखने को ये मिला है कि सितंबर का जो आधा सितंबर होता है या मध्य सितंबर जो होता है उसमें बारिश जो है वो विराम उसमें लगना स्टार्ट हो जाता है। किंतु अभी इस साल ऐसा देखने में नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर तक भी बरसात जारी रहेगी। तो इससे क्या होगा? तो इससे खरीफ की फसलों को नुकसान होगा। जब खरीफ की फसलों को नुकसान होगा तो इससे क्या होगा? उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में जब कमी आएगी तो क्या होगा? उसका रेट बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि नुकसान हो जाएगा फसलों को। फसलों का उत्पादन जब कम होगा तो उसकी कीमतें बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये एक पूरा कुचक्र निर्मित इससे होता है ना। क्योंकि हमारे यहाँ की अगर बात की जाए तो जितनी भी फसलें हैं वो मानसून पर आधारित होती है ना। मानसून पर हमारी जो कृषि है वो आधारित होती है ना। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। तो ये ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब से एक यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। तो ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब क्या होती है ये देख लेते हैं। ब्लू कॉलर जॉब की अगर बात की जाए तो ऐसी जॉब
जिसमें श्रम की ज़्यादा भागीदारी होती है। मतलब जो व्यक्ति है वो मेहनत ज़्यादा करता है, उसे जो मेहनत की एवज में जितना पैसा मिलना था, है ना, वो उसको उतना मिलता नहीं, मतलब कम पैसा उसमें मिलता है और श्रम ज़्यादा होता है। वाइट कलर जॉब एक तरह से कहें कि ऑफिस वर्क को हम वाइट कलर जॉब कहते हैं। वाइट कलर जॉब में क्या होता है कि बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, शिक्षित लोगों को नौकरियां दी जाती है, उसे वाइट कलर जॉब बोलते हैं ना। तो आपको समझ में आया होगा ब्लू कलर जॉब क्या होती है, वाइट कलर जॉब क्या होती है। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबर है दुनिया से अगर बात की जाए, है ना, वर्ल्ड की जो न्यूज़ है उनमें से कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है देख लेते हैं। तो अमेरिका ने भारत का, जापान और जर्मनी का काफ़ी सपोर्ट किया है सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात की जाए तो ये होती क्या है सर, आप हमें ये बताइए। तो सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात की जाए तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल होती है। इसमें 5 जो मेंबर्स होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी मेंबर्स होते हैं, जबकि 10 मेंबर्स की अगर बात की जाए तो वो अस्थायी मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं, है ना। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 सदस्य होते हैं उन्हें जो महासभा होती है या जनरल असेंबली होती है उसके द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है ना। जबकि सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है +5, है ना। 5 सदस्य जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, स्थायी या परमानेंट सदस्य हैं। अब ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अमेरिका हुआ, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 सदस्य इसमें परमानेंट मेंबर हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, है ना। तो ये आप ये याद रखिएगा। अभी अगर बात करें भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने खुलकर समर्थन दिया है, तो आप ये याद रखिएगा। बाइडेन की बात की जाए तो अगले सप्ताह वो क्वाड का शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। आपको पता होगा कि क्वाड का जो शिखर सम्मेलन है वो भारत में होने वाला था, किंतु अब अगले साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है ना। तो आपको ये पता हो, क्वाड की अगर बात की जाए तो ये चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद है ना। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, है ना। ये 4 देशों का समूह क्वाड का निर्माण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षा से संबंधित इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र कैसे सुरक्षित रहे, कैसे व्यापार सुगमता हिंद प्रशांत क्षेत्र में आए, इन सब बातों की अगर हम चर्चा करें तो ये क्वाड के मुख्य मुद्दे हैं कि चाइना का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो, कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार की जो संरचना है, आवागमन की जो संरचना है वो कैसे बेहतर हो पाए, चाइना जो दक्षिणी चीन सागर में अभी विभिन्न द्वीपों को हथिया रहा है उससे कैसे निपटा जाए, इन सब चिंताओं को देखते हुए ये क्वाड का निर्माण किया गया है ना। तो आप क्वाड के बारे में जो जानकारी अभी मैंने दी है इनको याद रखिएगा, और भी जानकारी आप अपने स्तर पर भी खोजने की कोशिश कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात की जाए तो ये होता क्या है, WHO की अगर बात की जाए तो ये हेल्थ से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स वैश्विक स्तर पर कैसे स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके, जो वैश्विक चुनौतियां हैं आने वाले समय में या वर्तमान में जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब चीज़ों को विश्व स्वास्थ्य संगठन देखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी खबरों में क्यों है, तो एमपॉक्स को लेकर आपको पता होगा कि जो अफ्रीका देश है उसमें एमपॉक्स से काफ़ी लगभग 10 से 12 देश काफ़ी प्रभावित हैं, और वैश्विक स्तर पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने स्वास्थ्य आपात की घोषणा की है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या घटना हुई है, तो एमपॉक्स के टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है ना। जो 18 से लेकर या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं वो 2 खुराक वाला टीका उनको लगाया जा सकता है, ऐसी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं। हमने वियतनाम के बारे में आपको करंट
की चीज़ों से अवगत पहले भी करा दिया है कि वियतनाम में आपको पता होगा कि अभी काफ़ी भयंकर चक्रवात यागी आया हुआ है ना। तो आप ये याद रखिएगा, चक्रवात पीटी के लेवल पे पूछ लिया जाता है। यागी जो चक्रवात है वो कहाँ पर, वियतनाम में आया है ना। तो यागी का आप नाम याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर बन सकती है, देख लेते हैं। एक खबर हिंदी से संबंधित है। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14-15 सितंबर को भारत मंडपम में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, है ना। तो आपको ये बताना है, मैंने ये बता दिया है कि 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, है ना। तो आप हमें ये बताइएगा कि जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कब इसे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे हम बात करें तो बाईचुंग भूटिया, खेल प्रश्न से हम बात कर रहे हैं। बाईचुंग भूटिया जो है वो दिग्गज फुटबॉलर है। तो आप ये याद रखिएगा कि फुटबॉल से संबंधित है कौन, बाईचुंग भूटिया। तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी खबर है डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है, आप ये भी याद रखिएगा। तो आज के पेपर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। आशा है आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी होंगी। करंट की जो आज की जो खबरें हैं वो हमने पूरी कवर कर ली है। ऐसे ही अगर हम करंट की खबरों को कवर करते चलेंगे तो आने वाले समय में जब पीटी होने वाला है, लगभग मुझे लगता है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी में एमपीपीएससी का जो प्री है वो होने की उम्मीद है। अगर होता है तो अभी से अगर हम करंट अफेयर को बेहतर रूप में डिस्कस करते चले तो आने वाले समय में हमारे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि हम अगर डेली रूटीन में अगर करंट अफेयर को ले आए तो हमारे करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे और हमें लास्ट में ऐसा नहीं लगेगा कि यार भैया हमें करंट अफेयर पढ़ना है ना। तो करंट अफेयर से एक निजात हमें मिलेगी, हम हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।